हेलो गाइस। और मैं हूँ आपकी अंजलि। तो आप लोगों का स्वागत करती हूँ आज की इस वीडियो में। एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व टुडे PYQs ऑफ एग्रीकल्चर पेपर ऑफ झारखंड कंबाइंड ऑफ द ईयर 2024। तो पहले वी विल सॉल्व द 50 क्वेश्चंस ऑफ बायोलॉजी। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि झारखंड कंबाइंड का जो एग्रीकल्चर का पेपर होता है उसमें आपका 50 क्वेश्चंस आते हैं बायोलॉजी से, वैसे ही 50 क्वेश्चंस फिजिक्स से, 50 क्वेश्चंस आपका केमिस्ट्री से। तो इस वीडियो में केवल हम लोग बायोलॉजी सॉल्व करेंगे एंड फॉर द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वी विल कवर इट इन द नेक्स्ट वीडियो। और उसके बाद हर क्वेश्चन में आपका 1 मार्क्स दिया जाएगा अगर सही हुआ तो, और वहीं अगर आप 4 क्वेश्चंस गलत करते हो तो आपका 1 मार्क्स डिडक्ट कर दिया जाएगा। यानी कि हर क्वेश्चन आपका, एक क्वेश्चन गलत हुआ तो आपका 1/4 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। ओके, तो इसी के साथ विदाउट डिले वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन पेपर्स। ओके, एंड बिफोर दैट प्लीज मेक श्योर कि आपके हाथों में पेन हो, पेपर हो, जहाँ पे आप इसको नोट डाउन करते जाएं ताकि आपको याद हो जाए। मतलब जैसे कि सॉल्व करते करते अगर आप वीडियो ऑन करके बस सुन रहे हो तो इट विल नॉट गोइंग टू हेल्प। तो प्लीज़ साथ साथ सॉल्व करें, साथ साथ लिखते जाएं, ये आपके दिमाग में बैठते जाएगा। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, और पेपर आपका दोनों लैंग्वेजेस में रहेगा, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। यहाँ हिंदी का जो ट्रांसलेशन है वो थोड़ा गड़बड़ है और थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे सिलोमेट्स है तो सिलोमेट्स का लिखना चाहिए था क्या, सिलोमेट्स, बट यहाँ पे हिंदी ट्रांसलेशन काइलोमेट्स। वैसे गलती लैंग्वेजेस की नहीं है, हमारी ही है, बट फिर भी इसमें मैं आपको इंग्लिश लेकर के दिखाऊंगी, इंग्लिश वाले क्वेश्चन को पढ़ते जाऊंगी एंड उसी के अनुसार आपको आंसर देते जाऊंगी। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर एनिमल्स पोजेसिंग अ स्यूडोसिलम कोल्ड। तो स्यूडोसिलम यानी कि स्यूडोसिलमिक यानी कि पाउचेज में प्रेजेंट है उसका सिलम। ठीक है, पाउचेज में प्रेजेंट है, ना ही तो वो कम्प्लीटली एब्सेंट है, ना ही तो वो प्रॉपरली आपका प्रेजेंट है, ये आपका पाउचेज में प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसको नाम से ही आप डिफ़र कर सकते हो कि जो स्यूडोसिलम रहेंगे जिस ऑर्गेनिज्म में वो आपके क्या कहलाएंगे, स्यूडोसिलोमेट्स। दैट इज ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। अब आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। व्हाट सेल लाइंस द स्पोंजोसिल एंड कैनाल्स इन स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस यानी कि आपका पॉरीफेरा। तो पॉरीफेरा में आपका स्पॉन्जोसिल और वाटर कैनाल सिस्टम को क्या लाइन करता है, ये आंसर हो जाएगा आपका कुआनोसाइट्स। कुआनोसाइट्स यानी कि आपका कॉलर सेल्स। और कॉलर सेल्स का ये फंक्शन क्या रहता है, कॉलर सेल्स का फंक्शन रहता है आपका रेस्पिरेशन हो गया, फिर एक्सक्रीशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, फूड को होल्ड करना। ठीक है, यानी कि एब्जॉर्प्शन भी हो गया। अब आते थर्ड क्वेश्चन में, व्हाट आर नीडोब्लास्ट्स यूज्ड फॉर इन द निडेरियंस। निडेरियंस में नीडोब्लास्ट यानी कि स्टिंगिंग सेल्स का क्या यूज़ होता है। तो एनसीईआरटी में अगर आपको याद होगा ये डायग्राम यहाँ पे ऐसे था, ये हो गया आपका नीडोब्लास्ट, ये आपका स्टिंगिंग सेल हो गया है ना, कॉइल किया हुआ रहता था। ये आपका निडेरियंस का फीचर्स है। तो इसका यूज़ होता है आपका एंकरेज यानी कि अटैचमेंट विद द सबस्ट्रेटम, डिफेंस एंड प्रे कैप्चर। दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट। इसमें रेस्पिरेशन का कोई रोल नहीं होता है, डाइजेशन और एक्सक्रीशन का भी कोई रोल नहीं होता, और सेंसरी परसेप्शन भी नहीं होता है। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। अब आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन में, दैट इज व्हाट इज द कॉमन नेम, व्हाट इज द कॉमन नेम फॉर द ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू द फाइलम टीनोफोरा। टीनोफोरा यानी कि आपका सेकेंड एनिमल फाइलम। टीनोफोरा में आपके कौन कौन से एनिमल्स आ जाते हैं, आपके आ जाते हैं टीनोप्लाना, कुछ ऐसे दिखता था ना सर्कुलर लाइक, एंड यहाँ से आपका वो निकलता था, कॉम जेलीज निकलता था, और यहाँ पे ऐसे एनसीईआरटी का डायग्राम में आपका ग्रीन एंड बॉल लाइक स्ट्रक्चर रहता था, ग्रीन एंड ऑरेंज, जिसमें बायोल्यूमिनेसेंस का भी फीचर होता है। ठीक है, तो ये दे लुक्स लाइक सी अर्चिन्स, सी एनिमल्स, या फिर सी वॉलनट्स और कॉम जेलीज, या फिर सी स्टार्स। ये आपको स्टार की तरह दिख रहा है, बिल्कुल नहीं,
दे आर लुकिंग लाइक एज सी वॉलनट्स और कॉम जेलीज। ओके, इसका आंसर हो जाएगा सी, दैट इज सी वॉलनट्स, यानी अखरोट की तरह दिखते हैं, और कॉम जेलीज यानी कि आपके जो उनका टेंटिकल्स निकला हुआ था वो आपके कैसे दिख रहे थे, कंघी की दांत की तरह दिख रहे थे, है ना। अब आते दूसरे क्वेश्चन पे, व्हाट इज द कॉमन नेम फॉर ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू द फाइलम एस्केलमिंथस। एस्केलमिंथस में बिलोंग करने वाले ऑर्गेनिज्म का कॉमन नेम क्या होता है। तो एस्केलमिंथस में आपका बिलोंग करते कौन कौन से, एक तो एस्कैरिस हो गया बेस्ट एग्जाम्पल, जिसको हम लोग राउंड वॉर्म्स भी कहते हैं, ठीक है, और दूसरा आपका हो गया ये फाइलेरियल वॉर्म, वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी, है ना, जिसे कि क्या होता है, फाइलारियसिस होता है, फाइलेरियल वॉर्म। एस्कैरिस को हम लोग राउंड वॉर्म्स कहते हैं, और यहीं से एक हिंट मिल गया क्या, कि नेमाट हेलमिंथस को यानी कि एस्केलमिंथस को हम लोग राउंड वॉर्म्स भी कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 का ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर, दैट इज राउंड वॉर्म्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज फाउंड इन द ब्लड। इसका आंसर हो जाएगा आपका ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, दैट इज ऑप्शन नंबर 1, यानी कि न तो ये कोशिका से निकलता है, ना ही तो ये जन्मजात रहता है, ना ही तो ये अनुकूली दैट इज के अडाप्टेशन से मिलता है। ये आपका मिलता है ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, और ये आपका एंटीबॉडीज़ बनाने का काम किस सेल का होता है, ये होता है आपका बी सेल्स का। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर फ्लोटिंग डेब्रीज। अब फ्लोटिंग मतलब तो समझ में आ जाता है कि तैरता हुआ, डेब्रीज व्हाट इज वाटर डेब्रीज, डेब्रीज यानी कि आपका कूड़ा करकट, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, जैसे कि आपका हो गया क्लोथ्स हो गया, फिर टॉयज़ हो गया एंड ऑल, जो कि पानी में तैरते हैं, वुड मटेरियल्स हो गया, एनीथिंग। सिवेज में वैसे भी सब कुछ तो मिक्स्ड ही आता है ना। तो ये आपका 12th के चैप्टर से पूछा गया क्वेश्चन है, सेवेज ट्रीटमेंट वाला चैप्टर से। तो ये बोल रहा है कि अगर फ्लोटिंग डेब्रीज को हटाना है तो हम लोग कौन सा ट्रीटमेंट, कौन सा प्रोसेस उसमें यूज़ करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा सेडिमेंटेशन। तो देखिए ना, जैसे कि अगर एक पानी है, ठीक है, एक ग्लास में ऊपर कुछ पड़ गया है, पेपर पड़ गया, ठीक है, और फिर नीचे कुछ मान लीजिए मिट्टी है, तो अगर हम लोग उसको सेडिमेंट होने देंगे तो उसका जो ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेडिमेंटेशन, यानी कि जो मर्ड वाले या फिर जो वैसे रिलेटेड वाले आपके पत्थर एंड हैवी ऑयल रहेंगे वो आपका नीचे बैठ जाएंगे, और जो आपका फ्लोटिंग वाले कचड़ा रहेगा, सेवेज रहेगा, वो आपका ऊपर तैरता रहेगा। तो उसको आप लोग मैकेनिकली या फिर मैनुअली रिमूव कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन अलॉन्ग विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मिथेनोजेंस यानी कि मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। Now the next, what is responsible for initiating replication in a chromosome। अगर एक क्रोमोसोम है और उसमें आपको रेप्लिकेशन करवाना है तो उसमें क्या इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, उसमें आपको इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, दैट इज ORI। अगर उसको इंट्रोड्यूस करवा दिए तो वहाँ पे आपका रेप्लिकेशन चालू हो जाता है। ये आपका 12 का चैप्टर से है, ओके। यानी कि देखा जाए तो हम लोग का पूरा पेपर में यूनिफॉर्मली आपका क्लास 11 और क्लास 12 दोनों के चैप्टर से रैंडमली क्वेश्चंस पिकअप किए गए हैं, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10, विच पॉलीमर इज कॉमनली यूज्ड एज द मैट्रिक्स इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। व्हाट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज द मेथड फॉर DNA आइसोलेशन। DNA का फ्रेगमेंट्स को आइसोलेट करने का एक तरीका होता है। तो यहीं पे हम लोग यूज़ करते ऑरेंज कलर्ड एगरोज, जो कि आपका एक तरीके का एल्गे से आइसोलेट किया जाता है, ओके। अब नेक्स्ट, इन विच टाइप ऑफ प्लांट ऑर्गन आर रेडियल वैस्कुलर बंडल्स कॉमनली फाउंड। यानी कि रेडियल शेप का जाइलम और फ्लोएम आपका किस एरिया में पाया जाता है, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स या फिर रूट्स। द आंसर विल बी योर रूट्स, द आंसर विल बी योर रूट्स।
ऑप्शन डी. Okay. Now the next question, in which hormone it's secreted by the pineal gland? हमारी जो pineal ग्रंथि है उससे कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? The answer will be your melatonin. Okay. जो कि आपका मेलानिन रिलीज करता है जब आप धूप में निकलते हो. और ये मेलानिन का काम क्या होता है? जैसे कि धूप में निकले आपके चेहरे को थोड़ा सा डार्क अपीयरेंस देता है, ताकि उस पर धूप का जो हार्मफुल रेज होता है वो वर्क ना कर सके. है ओके. ऑप्शन बी आपका सही हुआ. अब थर्ड. अच्छा, एक और सवाल कि जैसे कि यहाँ पे इंसुलिन है, ये इंसुलिन कहाँ से रिलीज होता है? इंसुलिन आपका रिलीज होता है पैनक्रियाज से. एड्रेनलिन एड्रेनल ग्लैंड से, जो कि आपका किडनी के ऊपर ठीक ऐसे बैठा हुआ रहता है, छोटा सा ग्लैंड है ना. एस्ट्रोजन आपका ओवा से रिलीज होता है. नॉट ओवा, नॉट प्रॉपरली ओवा, बट इट इज फ्रॉम योर ओवम. ओवम भी नहीं, यूटेरस. ओके, यूटेरस. Now the next question, what are the junctions called through which a nerve impulse is transmitted from one neuron to another? यानी कि अगर एक न्यूरॉन है उससे इम्पल्स भेजा जा रहा है दूसरे न्यूरॉन तक, तो उस जंक्शन को क्या कहते हैं? जैसे कि ये रहा आपका एक न्यूरॉन, इसने अपने डेंड्राइट्स, ठीक है, ये डेंड्राइट से दूसरे न्यूरॉन को जो इन्फॉर्मेशन भेज रहा है, इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान जो हो रहा है, तो वहाँ पे जो जंक्शन क्रिएट होगा उस जंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? थोड़ा क्लोजर लुक देते हैं हम इसको. ओके. जैसे कि देखिए, ये आपका डेंड्राइट्स का सरफेस हो गया और ये आपका सेल बॉडी हो गया ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन. ये न्यूरॉन 1 का डेंड्राइट और न्यूरॉन 2 का सेल बॉडी. तो ये जो एरिया है, यहाँ से आपका इंफॉर्मेशन यहाँ पे ट्रांसमिट होगा फ्रॉम एज अ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स. ठीक है. तो ये जो पोर्शन है इसी को हम लोग क्या कहेंगे? इस जंक्शन को हम लोग बोलेंगे साइनैप्स. तो यहाँ पे आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर ए. Now the next question, what is the process called when microspores are formed from a pollen mother cell through meiosis? तो माइक्रोस्पोर बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? नाम में छुपा हुआ, दैट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर ए. वही मेगास्पोर यानी कि फीमेल गैमेट बनने की प्रक्रिया होगी, वो क्या होगी? मेगास्पोरोजेनेसिस. माइक्रोस्पोर आपका क्या था? माइक्रोस्पोर आपका था मेल गैमेट, दैट इज की पॉलन. ओके. पॉलिनेशन तो आपका होगा नहीं, दैट इज विल, मतलब वो क्या होता है? वो तो आपका शेडिंग ऑफ द पॉलन ग्रेन्स हो गया. मेगास्पोर फॉर्मेशन भी नहीं होगा. गैमेटोलाइसिस कुछ नहीं होता है, वो आउट ऑफ द डिक्शनरी है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? ये जो प्लेसेंटा होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है? ऑप्शन पढ़ते हैं, देखिए. प्रोटेक्शन ऑफ एम्ब्रायो, ये होता है. रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ये भी होता है. फैसिलिटेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रेंट सप्लाई टू द एम्ब्रायो, यानी कि रेस्पिरेशन कैरी करना और साथ में उसे खाना देना, एम्ब्रायो को उसका न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना. ठीक है. और नेक्स्ट ऑप्शन, सिंथेसिस ऑफ हार्मोन्स फॉर मैटरनल हेल्थ. यहाँ फोकस क्या है? एम्ब्रायो के हेल्थ पे. तो मैटरनल हेल्थ तो कैंसिल आउट हो गया, ऑप्शन डी होने से रहा. ऑप्शन जो सी है वो आपका ज़्यादा है, क्योंकि मतलब कि उसका मेन पर्पस क्या है? कि बच्चा सांस ले, रेस्पायर करे, साथ में उसको न्यूट्रिशन मिलता रहे. ठीक है. और ये होता कैसे है? प्लासेंटा से निकलता है आपका अम्बिलिकल कॉर्ड, मतलब कि जो नेवल एरिया है मदर से, वहाँ से अम्बिलिकल कॉर्ड निकलता है, वो आपका कनेक्टेड होता है प्लासेंटा से, जहाँ से ऑक्सीजन का कैरेज भी होता है और न्यूट्रिशन भी जाता रहता है. और बात करें प्रोटेक्शन और रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर की, तो ये आपका मेन फंक्शन ना होकर के आपका एक्सेसरी फंक्शंस बोल सकते हैं इसको, साइड वाला. अब 16 क्वेश्चन पे आता है, विच डिसऑर्डर इज ट्रीटेड इन द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी गिवन इन 1990? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, एडेनोसिन डीअमाइनेज डिफिशिएंसी, दैट इज ADA. इसी में आपका पहला जीन थेरेपी दिया गया था इन द ईयर 1992
11-year-old girl. अब आता है दूसरा क्वेश्चन. विच पार्ट ऑफ द डाइकोटिलेडनस एम्ब्रॉयनल एक्सिस इज लोकेटेड अबव द लेवल ऑफ कोटिलेडन्स. तो इसका डाइकोटिलेडन का बेस्ट एग्जांपल आपको देखने को मिलता है किसमें, चना में. तो जैसे कि चना अंकुरित होता है, चना आपका अंकुरित होता है तो सबसे पहले जो वाइट निकलता है ना वहाँ से, उसके पोर्शन से जब वो अंकुरित होता है वाइट वाला पोर्शन निकलता है, तो वही ये बोल रहा है कि जो ये आपका दोनों क्या होगा, ये आपका कोटिलेडन्स हो गया, फूड रिजर्व हो गया. जब हम लोग इसको ऐसे यहाँ से अलग कर देंगे तो ये एक कोटिलेडन, ये दूसरा कोटिलेडन अलग हो जाएगा बीच से. और वहीं जो वाइट वाला रहता है जो कनेक्ट किया हुआ रहता है दोनों को, ये पोर्शन होता है आपका क्या, इसको क्या कहते हैं, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल या फिर रेडिकल या फिर प्लीम्यूल. द आंसर विल बी योर एपिकोटाइल. एपिकोटाइल दैट इज ऑप्शन ए, जो कि आपका शूट सिस्टम को अराइज करवाता है, जिससे कि आपका लीव्स निकलता है एंड होल द बॉडी ऑफ द प्लांट. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कोड गवर्न्स द नेमिंग ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स को नेम करने वाला कौन सा बॉडी है. इसका आंसर हो जाएगा आपका ICBN, दैट इज इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर. बोटानिकल से ही समझ में आ रहा है, वैसे भी ब्रांच जो होता है प्लांट्स का स्टडी के लिए वो क्या होता है, बॉटनी होता है ना, बॉटनी होता है. अब आते हैं नेक्स्ट. विच टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब द हायरार्किकल अरेंजमेंट ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज. कैटेगरीज, इसका आंसर हो जाएगा आपका टेक्सोनॉमिक हायरार्की, ऑप्शन बी. सवाल में बोल रहा है कि अगर टेक्सोनॉमिक को यूज़ करते हुए जब हम लोग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं अ हायरार्की, अ प्रॉपर सिस्टम, उसको क्या बोलते हैं, टेक्सोनॉमिक हायरार्की बोलते हैं. ओके, अब आते हैं 20 नंबर वाले क्वेश्चन में. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया. तो इसमें ऑप्शन है आपका रिजिड सेल वॉल एंड प्रेजेंस ऑफ अ फ्लैजेलम, क्लोरोफिल ए एंड फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफी, यानी कि उसके पास क्लोरोफिल ए है और वो खाना भी खुद से बना सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, गेलाटिनस सीथ एंड कोलोनियल और फिलामेंटस स्ट्रक्चर, एबिलिटी टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज. इसका आंसर हो जाएगा कि हम लोग उस बैक्टीरिया को सही मानते हैं या फिर ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं जिनके पास क्लोरोफिल है और वो अपना खाना खुद से बना रहे हैं, दैट इज दे आर ऑटोट्रॉफ्स. ओके, नाउ द नेक्स्ट. अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी मिलियन ईयर्स अगो डिड ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस प्रीमेट्स एग्जिस्ट. तो एवोल्यूशन में जो हमारा था 5 ड्राहन, दैट इज ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस, ये दोनों जो ग्रुप थे, ये दोनों जो आपके इवोल्यूशनरी मैन थे, इवोल्यूशनरी स्टेज था, वो कितने माया पहले यानी कि मिलियन ईयर्स अगो अर्थ में पाए जाते थे. इसका आंसर हो जाएगा 15 मिलियन ईयर्स अगो. 15 मिलियन ईयर्स अगो. 22. Where did the Neanderthal man primarily inhabit? Neanderthal man आपका किस एरिया में रहते थे. इसका आंसर है नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पूर्व और मध्य एशिया के पास में रहते थे. अब नेक्स्ट क्वेश्चन. इन निमोनिया विच पार्ट ऑफ द लंग्स डू द बैक्टीरिया इन्फेक्ट. निमोनिया में किस पार्ट को ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, ब्रोंकाई, ट्रैकिया, प्लूरा या फिर एल्वुलाई. प्लूरा तो आपका लंग्स का कवर को बोलते हैं, आउटर लेयर को बोलते हैं, वो बिल्कुल हार्म नहीं होता है. ट्रैकिया यानी कि आपका जो विंड पाइप हो गया वो भी नहीं. ब्रोंकाई यानी कि यहाँ पर जो बाइफर्केट कर गया वो भी नहीं. आंसर हो जाएगा आपका एल्वुलाई. और ये एल्वुलाई क्या होता है, एल्वुलाई होता है आपका सबसे लंग्स के अंदर साइड में जो ब्रोंकाई आपका बाइफर्केट करता है. ब्रोंकाई के बाद ये आता है आपका प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स, देन आफ्टर टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स, टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स के बाद ये आता है आपका एल्वुलाई के शेप में, मतलब कि जो स्मॉल आपका राउंडेड शेप जो बनता है लंग्स के अंदर, ये आपका हो गया क्या,
अल्वियोलाई। तो जो जब निमोनिया होता है, निमोनिया में क्या होता है, कोल्ड हो जाता है, मतलब ठंड के वजह से हो जाता है, और उसमें पस लाइक स्ट्रक्चर यहीं पे आपके एल्वुलाई के अंदर बनने लग जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट आपका वहीं पे पड़ता है एल्वुलाई में, जहाँ से आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, और इसी वजह से निमोनिया आपका सांस लेने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसका आंसर क्या होगा 23 का? डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी? तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी, उसका फीचर क्या होता है? वो नो रिस्पॉन्स देता है, यानी कि कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स देता है, यानी कि दूसरे बार में देता है, या फिर लो इंटेंसिटी रिस्पॉन्स, या फिर मेमोरी, यानी कि स्मृति की क्षमता है उसके पास। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सेकेंडरी रिस्पॉन्स। यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, यानी कि आप ज़िंदगी भर उसको एक्वायर करोगे उस इम्यूनिटी को, ठीक है, और उसमें टाइम लगता है। तो यानी कि अगर फर्स्ट टाइम आपको कोरोना हुआ, ठीक है, मान लीजिए, हुआ नहीं, हुआ या नहीं हुआ पता नहीं, मान लीजिए, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जब वो कोरोना होता है तो वो पहला रिस्पॉन्स नहीं दे पाता है, वो घायल हो जाता है, ठीक है, वायरसेस अटैक करता है और इम्यूनिटी आपका कम करता है। लेकिन वहीं जब वो सेकेंड टाइम आता है तो इम्यूनिटी आपका इतना हाई हो जाता है, बोलिए हाँ, कि मेमोरी है, मेमोरी सेल्स काम करते हैं यहाँ पे, और उसके बाद जब वो सेकेंड एक्सपोजर में आता है, सेकेंड टाइम आता है वायरसेस, तो ये इम्यूनिटी जनरेट कर लेता है ताकि वो रिस्पॉन्स दे सके, और इसलिए ये सेकेंडरी रिस्पॉन्स देता है, प्राइमरी में ये हार जाता है। यानी कि ये उस समय देख रहा होता है कि जो वायरसेस आया है उसका लेवल कहाँ तक है, और फिर उसको रिस्पॉन्स देने के लिए वो सेकेंड टाइम का या फिर सेकेंड एक्सपोजर का वेट करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। 25. Which type of lymphocytes are involved in the primary and secondary immune response? इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी, दैट इज बी lymphocytes and T lymphocytes. These both are together involved in the primary and secondary immune response. यही दोनों आपका इम्यून रिस्पॉन्स में ज़्यादा हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नेम्स विथ टू कंपोनेंट्स कॉल्ड? इसका आंसर हो जाएगा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये आपका क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर, और ये यहाँ से एक और क्वेश्चन है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर यानी कि द्विपद नामकरण का जो पद्धति है वो किस साइंटिस्ट ने दिया था? ये आपका दिया था कैरोलस लीनियस ने, है ना, कैरोलस लीनियस ने। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स? यानी कि अगर जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि देखिए, अगर आपके सामने एक पौधा ला करके रख दिया जाए, एक जानवर ला करके रख दिया जाए, ठीक है, तो आप देख करके जब उसको ऑब्जर्व करके ये बता दो कि वो, मतलब उसका ग्रुपिंग कर दो कि हाँ ये प्लांट्स हैं एंड दिस इज़ योर एनिमल, तो उस मेथड को क्या कहते हैं? उसको नोमेनक्लेचर कहते हैं, यानी कि नामकरण कर दिया आपने, या फिर आइडेंटिफिकेशन, यहाँ बस आइडेंटिफाई कर दिया आपने, या फिर क्लासिफिकेशन। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज़ क्लासिफिकेशन। आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा इस वाले बी ऑप्शन पे कि मैंने तो आइडेंटिफाई किया कि ये प्लांट है कि एनिमल है। नहीं, आपने आइडेंटिफाई तो किया, लेकिन उसके साथ ये भी तो क्लासीफाई कर दिया ना कि हाँ ये प्लांट है या फिर एनिमल है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ओके, प्रॉपरली ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट, हु प्रपोज्ड द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इन 1969? इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सिंपल सा, R.H. विटेकर आपका, ठीक है। 29. What criteria did R.H. Whittaker primarily use for classification in his system? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आप याद करने की कोशिश करो, एनसीईआरटी में एक चार्ट लाइक बना हुआ था,
ठीक है, जहाँ पर सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ये लिखे हुए थे, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। अब ये फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स क्या होते हैं? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स यानी कि आपका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, यानी कि कैसे इवोल्यूशन हुआ उस ऑर्गेनिज्म में। अब 30 क्वेश्चन, Archaebacteria are special since they live in most harsh habitats such as, जो आर्की बैक्टीरिया, आर्की यानी कि नाम से पता चल रहा है कि आदि बैक्टीरिया, आदि मतलब कि आदि, जैसे कि आदि मानव होते हैं ना, वैसे आदि बैक्टीरिया जो थे आर स्पेशल, वो स्पेशल है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मतलब एक हार्श हैबिटेट्स में रहते हैं, मतलब जहाँ पे रहना, थोड़ा थ्राइव करना, सर्वाइवल थोड़ा मुश्किल सा होता है। जैसे कि बर्फीला हो गया, ज़्यादा नमकीन हो गया, फिर ज़्यादा हॉट हो गया, ज़्यादा मार्शी हो गया, ज़्यादा मिथेनोजेनस लाइक एरिया हो गया। ठीक है, तो वही बोल रहे कि ये जो आदि बैक्टीरिया थे वो स्पेशल हैं क्योंकि ये रहते हैं किस जगहों पे? माइल्ड एनवायरनमेंट्स में? बिल्कुल नहीं, ये तो आदि हैं। तो ये कहाँ रहेंगे? आपके एक्सट्रीमली सॉल्टी एरियाज, हॉट स्प्रिंग्स एंड मार्श एरियाज में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डू आर्थ्रोपोड्स हैव? आर्थ्रोपोड्स यानी कि द लार्जेस्ट एनिमल फाइलम, जिसमें आपके कॉकरोचेस रहते हैं। तो कॉकरोचेस में क्या देखने को मिलता है? सेलुलर? बिल्कुल नहीं। टिश्यू? बिल्कुल नहीं। ऑर्गन सिस्टम, यस, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलता है। ऑर्गन सिस्टम आपका किस एनिमल फाइलम से शुरू हो जाता है? ये आपका शुरू हो जाता है आपका ओके, एस्केलमिंथस से लेकर के फिर एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स, ओके, फिर मॉलस्क हो गया, इकाइनो हो गया, हेमिकॉर्डेटा, यहाँ से एस्केलमिंथस से आपका स्टार्ट होकर के सब में ऑर्गन सिस्टम चलता है। और प्लेटी हेलमिंथस यानी कि फ्लैट वॉर्म्स तक आपका क्या चलता है? वो आपका ऑर्गन सिस्टम बोल सकते हो। ठीक है, पॉरिफेरेंस में तो आपका अगर नीचे से देखा जाए तो वहाँ से आपका इवोल्यूशन होते ही रहता है, सेल से लेकर के फिर ऑर्गन तक, और वो आपका ऑर्गन का सिस्टम आपका आकर के रुक जाता है प्लेटी हेलमिंथस में। ऑर्गन सिस्टम आपका स्टार्ट हो जाता है कहाँ से? स्टार्ट हो जाता है आपका ये एस्केलमिंथस से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 32, व्हाट आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन आर्थ्रोपोड्स? आर्थ्रोपोड्स कैसे रेस्पायर करते हैं? ऑप्शन बी, दैट इज गिल्स भी होते हैं, बुक गिल्स भी होते हैं, बुक लंग्स भी होते हैं, एंड योर ट्रैकियल सिस्टम भी होते हैं। अब नेक्स्ट आता है, what type of mouth do cyclostomes have? साइक्लोस्टोम मतलब कि साइकिल की तरह, दैट इज हिंट मिला। साइक्लोस्टोम यानी कि आपका सकिंग एंड सर्कुलर विदाउट जॉज, इसमें चिपकने जैसा मुंह रहता है। ठीक है, जिसकी पाउट बनाते हैं ना, तो वैसे फिशेस रहते हैं और ये सतह से चिपक जाते हैं, यानी कि थोड़े से ये एक्टोपैरासाइट्स रहते हैं, चिपक करके न्यूट्रिशन लेते हैं। और इसका मुंह इसलिए सर्कुलर होता है और इसमें इनको चबाने की ज़रूरत नहीं होती, ये सकिंग होते हैं यानी कि चूसते हैं, तो इसमें जॉज नहीं होते। इसका एग्जाम्पल मैं बताती हूँ कौन कौन से फिशेज आएंगे इसमें। इसका एग्जाम्पल जो NCERT में दिया हुआ है वो आपका है माइग्जीन एंड पेट्रोमाइजन, माइग्जीन एंड पेट्रोमाइजन। अब 34 क्वेश्चन, व्हाट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ सीड कॉल्ड? सीड का सबसे बाहरी जो छिलका रहता है, कवर रहता है, उसको क्या कहते हैं? इसको कहेंगे हम लोग क्या? सीड कोट, दैट इज सीड कोट। अब 35, which part of the embryo is often fleshy and full of reserved food materials? यानी कि वो fleshy रहता है, soft रहता है and full of reserved food material, उसमें खाना का स्टोरेज होता है। इसका आंसर क्या होगा? एम्ब्रायो का कॉटिलेडन या फिर एम्ब्रॉयनल एक्सिस या फिर रेडिकल या फिर प्लीम्यूल। द आंसर विल बी योर कॉटिलेडेंस। जैसे कि कॉटिलेडेंस किसको कहते हैं हम लोग? देखिए, हम लोग चना लिए, ठीक है, चना को बीच पर से ऐसे काट दिए, ये रहा आपका प्लीम्यूल इस साइड, ये रहा आपका रेडिकल, ये आपका कॉटिलेडन हुआ, कॉटिलेडन। ठीक है, कॉटिलेडन, कॉटिलेडन यानी कि चना जिसको हम लोग खाते हैं, येलो वाला पार्ट है ना, जिसका कवर आपका ब्राउनिश ब्राउनिश रहता है। ओके, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, 36 वाला। मिथेनोजेंस, मिथेनोजेंस in the gut of ruminant animals such as cows and buffaloes are responsible for the production of methane. Yes, methanogens यानी कि मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया जो कि आपका बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं, जिसे हम लोग गोबर गैस भी कहते हैं।
37. What pigment do cyanobacteria possess that is similar to green plants? तो सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स हैं, यानी कि आपका क्लोरोफिल ए, ये आपका साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि ट्रू बैक्टीरिया में प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि सही मायने में वो बैक्टीरिया हैं जो फोटोसिंथेटिक होते हैं, जो खुद खाना बना सकते हैं. अब 38. व्हाट इज़ द रोल ऑफ कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया? अब देखिए, बैक्टीरिया दो टाइप के थे, एक साइनोबैक्टीरिया यानी कि जो खुद से खाना बना रहे थे, और दूसरे होते हैं कि जो कीमोसिंथेटिक, ये खुद से खाना, मतलब ऑटोट्रॉफिक तो होते हैं बट ये केमिकल ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि ये जहाँ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से फूड बनाते हैं, ये आपका इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि नाइट्रेट्स हो गए, फिर नाइट्राइड हो गए, फिर अमोनिया हो गए, उन सब से खाना बनाते हैं. और इसी बीच में, इसी प्रोसेस में ये रिसाइकल भी कर जाते हैं, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर, जो कि नाइट्रेट्स, नाइट्राइड्स एंड नाइट्रोजन रिलेटेड जो इनऑर्गेनिक सब्स्टिट्यूट से बाहर आते हैं. ओके, तो ऑप्शन सी आपका सही हो गया. अब 39 क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स दैट completely lack a cell wall and can survive without oxygen? दिस इज द, मतलब कि वो बैक्टीरिया जिसमें कि सेल वॉल बिल्कुल भी नहीं होता है और वो विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर जाता है, उसको हम लोग मॉलिक्यूटिस भी कहते हैं. यस, मॉलिक्यूटिस, यानी कि सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, सॉफ्ट बॉडीड बैक्टीरिया. और इसका दूसरा नाम होता है मॉलिक्यूटिस का माइकोप्लाज्म. That is the smallest organism in this universe, that is mycoplasm. Next, which group includes diatoms and golden algae? Golden algae और diatoms कौन से ग्रुप में होते हैं? पहली बात तो ये है क्या, एल्गे हैं या फिर प्लांट है या फिर है क्या, फंजी हैं? बिल्कुल नहीं, ये आपका प्रोटिस्ट्स हैं, ये आपका प्रोटिस्ट्स हैं. प्रोटिस्ट्स, अच्छा, प्रोटिस्ट जो फाइलम होता है वो आपका फर्दर डिवाइडेड था कितना में, क्राइसोफाइट्स. ओ नो, ओ नो, ओ नो. तो देखिए, अभी देखते हैं यहाँ पे. तो ये जो किंगडम प्रोटिस्टा होते हैं आपका, और फर्दर क्लासिफाइड होते हैं 5 क्लासेस में. पहला आपका आता है क्राइसोफाइट्स, क्राइसोफाइट्स हो गया, फिर डाइनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लेनॉइड्स, स्लाइमॉल्स, देन आफ्टर आपका प्रोटोजोन्स, बिल्कुल प्रोटोजोन, CDESP. तो ये जो डायटम्स होते हैं और गोल्डन एल्गे होते हैं, ये आपका किस क्लास में बिलोंग करते हैं? ये आपका बिलोंग करते हैं क्राइसोफाइट्स में, क्राइसोफाइट्स. ओके, और यही जो डायटम्स होते हैं वो आपका सिलिकियस यूनिवर्स भी तो बनाते हैं, है ना. अब 41 क्वेश्चन. Which term did Morgan coin to describe the physical association of genes on a chromosome? ये आपका आया क्वेश्चन जेनेटिक्स से. तो मॉर्गन ने किन टर्म का कौन सा टर्म दिया था फॉर द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स? अगर जो जीन है उन 2 जीन का फिजिकल एसोसिएशन हो रहा है तो उसका लिंकेज होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिंकेज होता है. ठीक है, और उसी टर्म को मॉर्गन ने कॉइन किया था. ऑप्शन बी. इसके साथ ही लिंकेज के साथ मॉर्गन ने एक और टर्म को कॉइन किया था, वो था आपका रिकम्बिनेशन, रिकम्बिनेशन. ओके, अब आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन में. हाउ आर 2 न्यूक्लियोटाइड्स लिंक टू फॉर्म अ डाई न्यूक्लियोटाइड? तो 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में कैसे जुड़े होते हैं? दे आर बॉन्डेड विद 3' to 5' फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज. इस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो आपका, मतलब उसका स्ट्रक्चर पे बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है. तो यहाँ पे हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा डिटेल्ड आपको बता दें. ओके, तो देखिए, एक न्यूक्लियोटाइड लेते हैं आपका पेंटोज शुगर डीऑक्सीराइबोज. ये हो गया आपका कार्बन नंबर 1, जहाँ पे आपका नाइट्रोजनस बेस अटैच रहेगा. ये वाला आपका हो गया HH. कार्बन 3rd पे आपका हो गया HOH. यहाँ पे हो गया आपका मिथाइल ग्रुप CH2, और यहाँ से आपका फॉस्फोरस ग्रुप अटैच रहता है यहाँ से. ठीक है, वहीं दूसरा आ गया, क्योंकि 2 न्यूक्लियोटाइड चाहिए ना,
यहाँ आपका मान लीजिए गुआनिन है, HH हो गया, HOH हो गया, एंड दिस इज़ योर मिथाइल ग्रुप CH2। अब यहाँ का जो फॉस्फोरस है वो आकर के यहाँ पे अटैच होता है, कार्बन 3 पे जाकर के अटैच होता है, ये वाला कार्बन 3, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 3 पर जाकर के अटैच होता है। यहाँ पर जो है OH ग्रुप है उसको रिप्लेस कर देगा, ठीक है। ये फॉस्फोरस आकर के अटैच होता है, यहाँ पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है दैट इज़ की ईस्टर ग्रुप जो होता है उसको हटा देता है, और इसीलिए इसका नाम क्या हो जाता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और फिर ये क्योंकि 3 कार्बन यानी कि 3rd कार्बन पे होता है इसलिए हम लोग बोलेंगे 3 और ये जो फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस ये जो अटैच हो रहा है वो आपका किस कार्बन पे अटैच है, 1 2 3 4 5th कार्बन पे, तो इसलिए क्या हो जाएगा 3-5 3-5 फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, 3-5 फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। फिर से एक बार समझते हैं कि ये जो फॉस्फोरस होता है वो आपका 5th कार्बन पे अटैच है, ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कि ईस्टर ग्रुप है वो आपका 3rd कार्बन पे अटैच है, इसलिए हम लोग लिखेंगे 3-5। और क्योंकि ये फॉस्फोरस रिप्लेस कर रहा है आपका डाई ईस्टर को, ईस्टर ग्रुप को, दैट इज़ हाइड्रोक्सिल ग्रुप को, इसलिए बोलते हैं 3-5 फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, 3-5 फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मूविंग टू द अपर क्वेश्चन दैट इज ऑप्शन ए। अब 43 आते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 43 in which year was the double helix model proposed by Jameson, Watson and Francis Crick? The answer will be your 1953, option B. Next, in eukaryotes, which set of positively charged proteins plays a key role in DNA organization? तो यूकैरियोट्स में देखा जाए तो जो हमारा DNA होता है वो रैप किया रहता है न्यू बॉडीज़ में, यानी कि न्यू बॉडीज़ यानी कि क्रोमैटिन हो गया, फिर क्रोमैटिन फाइबर्स, देन आफ्टर उसका फॉर्मेशन होता है क्रोमोसोम की तरह, फिर वो जीन बन जाता है ना, और ये आपका फिर न्यूक्लियस में फिर रैप अप हो जाता है। तो ये जो संरचना है वो किसके हेल्प से किया जाता है, यही इसका क्वेश्चन है। एंड द आंसर विल बी योर हीस्टोन प्रोटीन्स, आंसर विल बी योर हीस्टोन प्रोटीन्स। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी पे है हीस्टोन प्रोटीन्स, वो एक स्पेशल तरीके का पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स रहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी बेस पेयर्स ऑफ DNA हेलिक्स डज अ टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन? द टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन योर 200 बेस पेयर। ये डायरेक्टली आपका NCERT से ही उठाया गया क्वेश्चन है, और देखा जाए तो सारे जो क्वेश्चन थे ना वो आपका डायरेक्टली उठाए गए थे NCERT से। तो अगर आप लोग कोई स्पेशल कोर्स या फिर कोई स्पेशल कंटेंट यूट्यूब या फिर कहीं से भी कंज्यूम नहीं कर रहे होते, एंड इवन इफ़ यू आर डिपेंडेंट जस्ट ऑन NCERT, देन इट इज़ द बेस्ट थिंग। Okay, self study is the best thing. Now the next question, what phenomenon is caused by the rapid multiplication of red dinoflagellates? इसका होगा क्योंकि वो red dinoflagellates हैं, red dinoflagellates, so they cause red tides, यानी कि जो सी शोर होते हैं या फिर वाटर बॉडीज़ आपका रेड टाइड्स लाइक अपीयर होंगे, यानी लगेगा कि पूरा पानी में रेड टाइड से लाल लाल लहर आ रहा है। और वहीं पूछे कि जो रेड डाइनोफ्लैजेलेट था उसका नाम क्या था, उसका नाम था आपका गोनियोलॉक्स। क्या, गोनियोलॉक्स। ओके, ये भी आपका NCERT में लिखा हुआ। 47 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ फाइकोमाइसेट्स? द आंसर विल बी योर राइजोपस, ऑप्शन नंबर सी, राइजोपस। तो फाइकोमाइसेट्स में आपका 3 एग्जाम्पल दिया हुआ है, दैट इज राम, दैट इज की राइजोपस, अल्ब्यूगो एंड योर म्यूकोर, दैट इज ब्रेड मोल्ड। Now the next, who recognize certain microbes as the causal organism of the mosaic disease of tobacco? टोबैको प्लांट का मोजाइक डिजीज़ किसने आइडेंटिफाई किया था? हाँ, उसी ने आइडेंटिफाई किया था जिसने वायरसेस का नामकरण किया था या फिर वेनम यानी कि पॉइजनस फ्लूइड का आइसोलेशन किया था टोबैको प्लांट से।
तो इसका ऑप्शन हो गया दमित्री इवानोस्की, दमित्री इवानोस्की. Now the next question, where are the sex organs Antheridia and Archegonia produced in mosses? तो ब्रायोफाइट्स का ग्रुप मॉसिस में आपका जो सेक्स ऑर्गन है एंथेरिडिया एंड आर्किगोनिया, ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? ऑन द स्पोरोफाइट, एट द एपेक्स ऑफ द लीफी शूट, या फिर रिजॉइड्स यानी कि रूट्स लटकते हुए जो रूट्स लाइक स्ट्रक्चर थे उसमें, या फिर आपका प्रोटोनेमा, प्रोटोनेमा यानी कि थैलस यानी कि जो मेन बॉडी है उस पर प्रोड्यूस होता है. आंसर विल बी योर प्रोटोनेमा, उसके मेन बॉडी पर एंथेरिडिया और आर्किगोनिया प्रोड्यूस होता है. अगर आपको डायग्राम याद आ रहा हो तो बता दूँ कि कुछ इस तरीके से डायग्राम था आपका, है ना. ये फिर रिजॉइड इधर, ये आपका प्रोटोनेमा यानी कि मेन थैलस, ये हो गया आपका आर्किगोनिया, या फिर बोले तो ऐसा ही आपका मेल गैमेट भी दिखेगा, दैट इज एंथेरिडिया. ओके, आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी. अब 50 क्वेश्चन, दैट इज योर लास्ट क्वेश्चन. व्हाट टर्म डिस्क्राइब्स द बॉडी प्लान व्हेन एनी प्लान पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइड्स द ऑर्गेनिज्म इनटू टू आइडेंटिकल हाफ्स. अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और उसको काटो बीचों बीच से, तो दो आइडेंटिकल हाफ्स में हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है. वैसे ये देखा जाए तो ये हर तरीके से हो जाता है, ठीक है, इसको रेडियल सिमेट्री कहते हैं. वहीं अगर हम लोग अपनी बात करें यानी कि ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमंस की बात करें तो वो आपका जब उसको बांटेंगे तो ये आपका दो ही प्लेन में, मतलब एक ही प्लेन में आपका सिमेट्री शो करता है, और इसीलिए इसको बोलते हैं बायलैटरल सिमेट्री. बायलैटरल सिमेट्री यानी कि बस एक ही प्लेन में सेंटर से काटोगे तो आपका इक्वल लगेगा, लगेगा कि जैसे कि मिरर है, मिरर लाइक. और इसी के साथ वी हैव completed this set of 50 questions of the subject biology, and in the next video we will cover physics and chemistry. और यहाँ तक एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच. और फिर आई होप कि आप लोगों ने भी सारे क्वेश्चंस मेरे साथ साथ सॉल्व किए होंगे, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे. अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट ऑन द वीडियो. और कोई भी अगर आपको सजेशन देना है या फिर आपको लगता है कि इस टॉपिक पे भी वीडियो बनाओ तो प्लीज़ लेट मी नो, आई विल ऑलवेज देयर फॉर यू. थैंक यू सो मच, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय.